नमस्कार दोस्तों, राधे राधे व्लॉग में आपका स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप एक पेंशनर हैं तो किसी भी फाइनेंस हार्डशिप को दूर करने के लिए पेंशन लोन आपके लिए पैसे का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। लेकिन जब भी आप एक पेंशन लोन लेने के लिए जाते हो तो उस केस में आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जैसे कि क्या आप इस पेंशन लोन लेने के लिए एलिजिबल हो, आप मैक्सिमम कितना पेंशन लोन ले सकते हो, आपकी ईएमआई कितनी बनने वाली है, पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी एज ठीक है या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में आते होंगे। इस वीडियो में हम एसबीआई पेंशन लोन को डिटेल में समझेंगे और इससे जुड़े हर पहलू को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली मैं आपको हमारे वीडियो की ओर ले चलती हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल इफेक्टिव लगा हो इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही हमारे रियल मोटिवेशन है। अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यह डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि एसबीआई जो ये पेंशन लोन है यह कौन कौन ले सकता है, लोन अमाउंट आपको यहाँ पर कितनी मिल सकती है। हम यहाँ पर फैमिली पेंशनर को भी कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मल पेंशनर प्लस फैमिली पेंशनर अगर अलग कोई है तो उसका यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैक्सिमम लोन आप कितना ले सकते हैं, पेंशन लोन लेने के लिए आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। पेंशन लोन को वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक बार अगर आपने लोन ले लिया तो उसको आप रीपे कैसे करेंगे, आपको कितना समय मिलेगा, और वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेंशनर के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि आप जब भी पेंशन लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक गारंटी देनी होती है। तो वो गारंटी किस तरीके से काम करती है, किसकी गारंटी आप दे सकते हैं, क्या आपको एक बाहर का व्यक्ति पकड़ना होगा गारंटी के लिए या आप अपने परिवार में से किसी की भी गारंटी दे सकते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। इसके अलावा पेंशन लोन जब भी आप लेते हैं तो वहां आपको एक प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है, जिसे फाइल चार्ज बोलते हैं। यह प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट कितना बनता है और वह कौन कौन से पेंशन है जो इस प्रोसेसिंग फीस से बच सकते हैं, वह भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद पेंशन लोन पर लगने वाला मेन खर्चा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वह भी हम लोग देखेंगे। समय से पहले अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं यानी कि कुछ प्री पेमेंट करते हैं तो उसके लिए बैंक कुछ पेनल्टी लगाता है, उस पेनल्टी को समझेंगे। किसी वजह से आप अपनी इंस्टॉलमेंट समय पर जमा नहीं कर पाते तो उस केस में आपको इंटरेस्ट यानी पेनल्टी देनी होती है। इस पेनल्टी को भी समझने वाले हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप अपना यह लोन किस ब्रांच से जाकर ले सकते हैं, क्या आपको अपनी होम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा या एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर इस लोन को ले सकते हैं। यह जानने के बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि आप अगर आपका पहले से एक लोन चल रहा है तो आप उस केस में आप फिर से जाकर एक पेंशन लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस बेसिकली पेंशन लोन से जुड़ा हुआ हर पहलू हर डिटेल में कवर करने वाली हूँ। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप एक पेंशनर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर एक एसबीआई के ही पेंशनर है तो आप एसबीआई से एक पेंशन लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि आपकी जो पेंशन है वो एसबीआई के पास मेंटेन होनी चाहिए और आपका जो पीपीओ है वह एसबीआई के पास ही मेंटेन होना चाहिए। अब पेंशन को प्रोसेस करने के लिए पेंशन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं। एसबीआई का एक प्रोसेसिंग सेल है CPPC जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सारे PPC वही आपकी पेंशन है जो प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा अगर आपकी पेंशन जो है गवर्नमेंट ट्रेडिशन के द्वारा भी प्रोसेस की जा सकती है तो उस केस में भी आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। यह एक नॉर्मल पेंशनर की बात हमने की। अब इसके बाद फैमिली पेंशनर को भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। फैमिली पेंशनर का मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई पेंशनर है उस पर एक फैमिली डिपेंड करती है, जैसे कि उसकी एक स्पाउस है या फिर बच्चे हैं छोटे। तो मान लीजिए एक जनरल केस में किसी वजह से पेंशन जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उस केस में यह पेंशन है जो
फिर उसकी फैमिली पेंशनर को मिलनी शुरू हो जाती है। तो फैमिली पेंशनर जो है, जिसको कि यह पेंशन मिलने वाली है, पेंशनर के बाद वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगला स्टेप वेरिफिकेशन का आता है कि आप लोन कितना ले सकते हैं। आप घर बैठे एक नॉर्मल फार्मूला यूज करके अपनी पेंशन लोन को एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। एक रेगुलर पेंशनर की अगर हम बात करें, रेगुलर पेंशन इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसके साथ साथ फैमिली पेंशनर को भी कवर करने वाले हैं। तो रेगुलर पेंशनर के केस में सबसे पहली शर्त तो आपकी यह है कि आपको मिनिमम 25,000 का लोन मिलने वाला है। इसके कम अगर आपको लोन चाहिए तो आप नहीं ले सकते। प्लस आप मैक्सिमम 18 महीनों की पेंशन के बराबर लोन ले सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति जिसकी पेंशन आ रही है तो 18 को मल्टीप्लाई से गुणा करोगे तो 9 लाख, तो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली लोन के लिए। तो आप घर बैठे अपनी पेंशन को सिंपली 18 से मल्टीप्लाई और उसकी पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पेज है, यहाँ पर एक मैक्सिमम सीलिंग भी लगाई जाती है, उसे ज्यादा आप पेंशन लोन नहीं ले सकते। और यह मैक्सिमम सीलिंग जो है यह डिपेंड करती है आपकी एज पर। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंशनर है जिसकी एज 72 साल से कम है तो उस केस में मैक्सिमम लोन वह 20 लाख तक का ले सकता है। कोई व्यक्ति है जिसकी एज 72 साल से ज्यादा हो चुकी है लेकिन 74 साल से कम एज के हैं तो उस केस में मैक्सिमम लोन जो है वो 12 लाख तक दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की एज 74 साल से भी ज्यादा है और 76 साल की एज तक अगर किसी एज में है तो मैक्सिमम लोन 7.5 लाख दिया जा सकता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लॉगिंग यह भी हो सकती है कि हम 76 साल की एज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 76 साल की एज तक आप लोन तो ले सकते हैं पेंशन लोन। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखा जाता है कि आपकी जो पेंशन है उसका 50% से ज्यादा नहीं काटा जा सकता एक इंस्टॉलमेंट के रूप में। यही एलिजिबिलिटी आप फैमिली पेंशन के केस में भी निकालें तो सेम कंडीशन रहती है। मिनिमम 25,000 का पेंशन लोन लिया जा सकता है और मैक्सिमम 18 महीनों का जो आपकी पेंशन आ रही है। तो आपकी जो भी पेंशन आ रही है उसको 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही आपकी पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है फैमिली पेंशनर के केस में। लेकिन फैमिली पेंशनर के केस में आपको मैक्सिमम जो लोन दिया जाता है वो सीलिंग पर है, वो काफी कम दी गई है। अगर कोई फैमिली पेंशनर जिसकी एज 72 साल से कम है तो उस केस में मैक्सिमम 5 लाख का फैमिली पेंशनर लोन दिया जा सकता है। लेकिन एज अगर 72 साल से ज्यादा और 74 साल की एज तक है तो उस केस में 4.5 लाख का दिया जा सकता है। लोन के रूप में 74 साल से ज्यादा और 76 साल से कम एज है तो उस केस में 5 लाख का लोन दिया जा सकता है। लोन के रूप में तो फैमिली पैसेंजर के केस में आप देख रहे हैं लोन की जो टोटल एलिजिबिलिटी है वह काफी कम, आपको की सिर्फ 33% ही बताई जा सकती है। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप यह जो लोन है यह 76 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तब तक ले सकते हैं। अब लोन हमने ले लिया तो इसको रीपे भी करना पड़ेगा, वापस भरना पड़ेगा। तो इस लोन को वापस भरने के लिए हमारी 6 साल की इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि 78 साल की एज पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका लोन जो है वह पूरी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ जो 6 साल का टर्नओवर है इसका फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आप 72 मंथ की ईएमआई बनाए और वह तभी पॉसिबल है। मान लीजिए आपने 72 साल की एज में एक लोन लिया है, उसको 78 साल से पहले तो हमें भरना ही पड़ेगा, तो टोटल 6 साल का समय हमें उसी वक्त मिलेगा। अगर हम 72 साल का या उससे कम एज पर लोन को लेते हैं तो अब जैसे कि हमने अभी बात की 76 साल की एज तक हम लोन ले सकते हैं, लेकिन 78 साल तक तो हमें इसको वापस भरना है। तो इस केस में हमें रीपेमेंट पीरियड सिर्फ 2 साल का ही मिलने वाला है, यानी कि आप मैक्सिमम 24
EMI ही इसकी बना सकते हैं। आई होप रीपेमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। जब आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है गारंटी, जब भी आप एक पेंशन लोन लेते हैं तो वहां पर आपको गारंटी देनी होती है। अच्छी बात यह है कि अगर आपका PPO है जो है वो बैंक के पास है, मेंटेन है, तो उस केस में आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर ट्रेजरी या किसी और डिपार्टमेंट में आपका PPO है, उस केस में आपको थर्ड पार्टी की गारंटी देनी होती है। मोस्टली यहाँ गारंटी जो है आप अपने पति पत्नी या पिता यानी उस व्यक्ति की गारंटी ले ली जाती है जो आपकी फैमिली पेंशनर बाद में बनने वाला है। लेकिन अगर वो नहीं है तो उस केस में आप किसी दूसरे फैमिली मेंबर की गारंटी भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन फैमिली पेंशनर के केस में क्या होगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी दे सकता है जिसका कि बैंक के साथ एक सर्टिफिकेटरी ट्रेड रिकॉर्ड हो। बैंक यहाँ पर एक प्रिफेयर करता है कि जो फैमिली पेंशनर है अपने बेटे की या बेटी की गारंटी दे सकता है। अब जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हो तो वहां पर आपको देनी भी होती है वापस एक प्रोसेसिंग फीस यानी कि फाइल चार्ज। SBI पेंशन लोन की अगर हम बात करें तो अगर आप SBI के पेंशनर रहे हैं या डिफेंस के पेंशनर हैं, आर्मी एयरफोर्स के, नेवी से, तो आप रिटायर हुए हैं, उस केस में आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती। इसके अलावा कोई भी दूसरे रेगुलर पेंशनर है, वहां पर जितने भी आप लोन लेने उसका 1% आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना होता है और यही आपकी GST भी एप्लीकेबल रहती है। GST नॉर्मली रहती है बैंकिंग केस में 18%। यहाँ पर जो मिनिमम प्रोसेसिंग फी आपसे ली जाती है वो है 1000 प्लस GST और मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 प्लस GST तक जा सकते हैं। यह रेगुलर पेंशन की बात थी। अब फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आधा प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है आपकी लोन अमाउंट पर। यह मिनिमम 50 प्लस GST और मैक्सिमम 250 प्लस GST तक जा सकती है। अगर एक बार देख लेते हैं कि वर्तमान में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया जाता है। नॉर्मली SBI पेंशन के केस में 11.60% जय जवान पेंशन लोन जो कि डिफेंस पेंशनर के लिए स्पेशली डिजर्व है, यहाँ पर भी 11% ट्रेजरी पेंशनर है तो 11.6%। अगर आपका ट्रेजरी PSU एक कांस्टेंट देता है कि आपकी पेंशन को कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, अगर यह कांस्टेंट नहीं दी जाती तो उस केस में 12.1% का प्री अप्रूवल पेंशन लोन जो कि SBI की यूनो ऐप के माध्यम से दिया जाता है, वहां पर भी यही इंटरेस्ट रेट रहता है 11.6%। बात कर लेते हैं प्रीपेमेंट पेनल्टी के बारे में। अगर आप समय से पहले कोई भी पैसा जमा करते हैं तो उस केस में आप जो भी प्रीपेमेंट अमाउंट जमा करेंगे उस पर आपको 2% पेनल्टी के रूप में देना होता है। लेकिन अगर आप इस प्रीपेमेंट को कराते हैं एक नए लोन अमाउंट में, मान लीजिए आपका कोई नया लोन अमाउंट खुलवा रहे हैं, नया पेंशन लोन ले रहे हैं, उस पैसे में अगर आप इस पुराने पेंशन लोन को बंद कराते थे उस केस में आपको कोई प्रीपेमेंट चार्ज या फोरक्लोजर चार्ज नहीं देने होते हैं। तो बेसिकली आप जब भी एक नया लोन लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बड़ा लोन लें और उसे अगर आपका कोई पुराना लोन चल रहा है तो उसको आप कंप्लीटली बंद करा सकते हैं। अब कुछ केस में यह भी हो सकता है कि फाइनेंशियली हाइडिस्ट की वजह से, कोई पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से आप समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा पाए, तो उस केस में आपकी जो भी रेगुलर अमाउंट होगा जो ओवरड्यू हो चुकी है, उस ओवरड्यू अमाउंट पर आपको कोई 2% मंथ के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। तो बेसिकली आपको यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो है कि अपनी इंस्टॉलमेंट समय पर जमा कराते रहें, अदरवाइज आपको काफी पेनल्टी देखने को मिल सकती है। अब अगला करेक्शन यह आता है कि आप लोन कहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली पहली चीज यह है कि अगर आपका जो PPO है वह बैंक के पास ही है, SBI के पास है, तो उस केस में आप अपनी होम ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर अपनी प्ले ऑफ रजिस्टर के पास में जो ब्रांच है वहां से भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन
दूसरे केस में अगर आपका पीपीओ एसबीआई के पास मेंटेन नहीं है तो उस केस में आप इस लोन को सिर्फ अपनी होम ब्रांच से ही ले सकते हैं। अगर आपका पहले से एक पेंशन लोन चल रहा है तो उस केस में आप दूसरा पेंशन लोन भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में आपकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि 72 साल से कम अगर एज है तो मैक्सिमम 20 लाख लोन लिया जा सकता है। यह हमेशा ध्यान में रखा जाएगा कि आप दोनों लॉस को मिलाकर इसमें ऊपर पैसा नहीं चला जाए। प्लस इंस्टॉलमेंट जो है वो मैक्सिमम 50% या 33% ही काटी जा सकती है। वो भी हमेशा ध्यान में रखा जाएगा कि दोनों लॉस को मिलाकर आपकी इंस्टॉलमेंट जो है इस लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एसबीआई पेंशन लोन से जुड़े हुए सारे एक्सपर्ट डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इफेक्टिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।